अभी तक एक आए लाइव व्यू पे। तो हाँ तुम जी, हो गए लाइव। लाइव हो गए हम। ठीक है। एक आए live। चलें तब मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्वारंटाइन प्राइम टाइम क्वारंटाइन शो। हमने एक इनिशिएटिव लिया है और ऐसा आपको पता है कि इस वक्त कोविड 19 की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर जो है वो इस वक्त घर के अंदर आइसोलेशन के अंदर हैं। बिजनेसेस डाउन हैं, लोग परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमने सोचा कि मैंने और अली ने, हम दोनों ने ये मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि जी कि हम एक इंटरैक्टिव सेशन करें कोविड 19 के ऊपर। तो आज जो पहला हम ये एपिसोड करने जा रहे हैं इसका कोविड 19 के ऊपर। इसके ऊपर हमारा इसका जो मौजू है आज, मौजू सुखन जिसको हम कहते हैं, मौजू सुखन है कि ये पैंडेमिक कब एंड होगा। तो इसके लिए हमने दो गेस्ट, हमारे जो शो गेस्ट आज के शो के गेस्ट हैं, उनमें एक हैं डॉक्टर जुनैद जैदी अमेरिका से, और डॉक्टर यूसुफ हैं पाकिस्तान से। तो हम आज एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, और ताकि लोगों के अगर कोई सवाल हैं और तो उनका जवाब देना, और हम अपने हमारा जो एक हम कोशिश करेंगे कि बहुत इंटरेक्टिव वे में इसको लेकर चलें, और उनसे जो कुछ सवाल करें तो शायद हम ये ढूंढ सकें कि ये पैंडेमिक कब एंड होगा। और कुछ कोई तो क्वेश्चंस है, अगर ऑडियंस कोई क्वेश्चंस करना चाहती है बीच बीच में, तो वो हमें कमेंट्स कर दे। पहले तो कमेंट करके ये बता दे कि हमारी आवाज़ क्लियर है सबको, तो फिर हम इसको स्टार्ट करें सेशन को। तो जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो ज़रा कमेंट्स अपने करें, ताकि हमें पता चलेगा जी कि हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है सही। चलें जी, मेरा ख्याल से ऑडियंस आना शुरू हो गई है। तो हम्म। अब तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। मैं दोनों अपने गेस्ट को जो अच्छा, है एक चीज क्लियर कर दूं कि जो है हम आज YouTube के ऊपर लाइव नहीं है, हम सिर्फ अपने Facebook पेज के ऊपर लाइव हैं। जो हमारा फेसबुक का पेज है, आप उसके ऊपर आके वीडियोस के सेक्शन में आके देख सकते हैं। वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त हमारी स्टार्ट हुई हुई है। आप हमें वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने तो दोनों गेस्ट को तब मेरे ख्याल से हाँ, ऑन। आप उनको बुलाएं, ऑन बोर्ड, ऑन ले आएं, ले आएं, ताकि हम देख सकें उनको काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई होप वालेकुम कि सलाम। डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर यूसुफ, आप दोनों को आवाज़ हमारी बड़ी क्लियर आ रही होगी तस्वीर के जी साथ बिल्कुल। साथ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, तो मैं अब हम एक फॉर्मली इसको सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज का। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जुनैद साहब और यूसुफ साहब, आप थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं ऑडियंस को। ओवर टू जुनैद साहब। मेरा नाम जुनैद ज़ैदी है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ अमेरिका में, मेम्फिस टेनेसी में। मैंने बकाई मेडिकल कॉलेज से 9 ग्रेजुएट किया था। उसके बाद 2003 से मैं अमेरिका में सेटल्ड हूँ। अच्छा, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है इस वक्त वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं? मेरी पल पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर है, और मैं आईसीयू में आजकल कोविड-19 और कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको हैंडल कर रहा हूँ। सही है, चलें। डॉक्टर यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद यूसुफ है। मैं ज़ियाउद्दीन से मैंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी से मैंने डायबिटीज़ के अंदर डिप्लोमा किया और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन में उसका मेंबर हूँ, और हमारी जो विजन है कि पाकिस्तान में अच्छी तालीम जो है हर किसी के लिए फराहम की जाए। चलें।
चलें हम अब इसका एक जो इस आज के शो का जो हमने वो रखा है मेन टॉपिक है जैसा साहब कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की सर जो चल रही है अक्रॉस द ग्लोब, सबका सवाल है कि ये एंड कब होगा, यानी कि इसका एंड क्या है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है इसका बताना। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये सवाल जो है ऑलमोस्ट डेली रेज होता है। मरीज़ भी हमसे पूछते रहते हैं, दूसरे कोलीग्स भी पूछते रहते हैं। तो हम उनको एक जवाब देते हैं कि ये कब एंड होगा, इसका जो टाइम फ्रेम है वो हम लोग डिक्टेट नहीं कर सकते, वायरस डिक्टेट करेगा। मतलब जिस हद तक वायरस फैल जाएगा, जो कैसे हम उसे कंटेन करते हैं। वायरस कम नहीं होता, वायरस के ख़िलाफ़ आपको या तो वैक्सीन बनानी पड़ेगी या कोई दवा ईजाद करनी पड़ेगी जिससे आप लोगों को क्योर कर सकें और लोगों को जो है प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती या जब तक कि कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, इसको कंट्रोल करना और इसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो है कंटिन्यू रह सकता है 1 साल तक, 2 साल तक और इवन 3-3 साल तक। अगर हिस्ट्री को हम देखें, जो इससे बड़ी जो लास्ट पेंडेमिक आई थी वो 1918 में, वो तकरीबन 3 साल तक चलती रही थी। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, वैक्सीन्स वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं थी और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं था। उसमें तकरीबन 55 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में वो उन्होंने वफात पाई थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब ख़त्म होगा। ये सारा डिपेंड ये करता है कि हम कितनी जल्दी कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीनेशन इसके लिए ईजाद कर लेते हैं। अच्छा यानी जुनैद कि भाई, कोई टाइमलाइन नहीं है, यानी कि टाइमलाइन कोई नहीं है अभी इस वक्त। इस बहुत टाइम लाइन का है, क्योंकि जो है ज़्यादातर लोग जो अमेरिका में कह रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो CDC में जो सेंट्रल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है या इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ हैं, सब ये कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट विंटर तो ये दोबारा आए। तो अब उससे पहले पहले अगर कोई इफेक्टिव दवा ईजाद हो जाए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं डैमेज को। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर ये फिर आया और दोबारा से इसी तरह फैला, तो जिस तरह अमवात इस दफ़ा हुई हैं, हो सकता है इतनी ही और या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सारा डिपेंड यही करता है कि कितनी जल्दी हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट या उसके लिए अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन इट्स वेरी वेरी लाइकली कि बहुत ज़्यादा इसका चांस है कि नेक्स्ट मतलब इस साल सर्दियों में 2020 दिसंबर जनवरी में हम इस वायरस को दोबारा से एक दफ़ा फैलता हुआ देखें। तो यानी कि बात यह है कि अनटिल अनलेस कि कोई वैक्सीन नहीं है तो कोई क्योर नहीं है, यही कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब तक वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन एक अलग चीज़ है। वैक्सीन तो प्रिवेंशन, क्योर इज ट्रीटमेंट। तो कभी भी किसी भी वायरस को या किसी भी बीमारी को के साथ फाइट करने के लिए आपको दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आप सही। प्रिवेंशन भी और क्योर भी। तो जब तक कि हमें एक या दोनों में से कोई एक चीज़ भी अवेलेबल नहीं होगी, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा अभी इसकी करंट मतलब सिचुएशन क्या है? आप अमेरिका में हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत जल्दी ये एकदम से जो है इसका स्प्रेड हुआ वहाँ पर, तो उसकी क्या वजह थी और इसमें मतलब अब इसकी सिचुएशन क्या है करंटली, किस कहाँ पे पोजीशन करता है ये वायरस? हाँ, ये जब शुरू में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो इस कैलिफोर्निया में हुआ था और उस वक्त उन्होंने ब्लेम किया था कि जो एक क्रूज शिप थी उसमें से काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया से फिर ये वाशिंगटन में फैला। वाशिंगटन में जो है मेनली नर्सिंग होम में, जहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद हैं वो रहते हैं, वहाँ पे फैला और वहाँ पे काफ़ी अमवात हुई। इसका जो सबसे बड़ा जो आया वो आपने खबरों में पढ़ा ही होगा, वो न्यूयॉर्क में आया। अब न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, JFK है, लागार्डिया एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे पूरी दुनिया से, यूरोप से लोग जो हैं वो ट्रैवल करके आए, जहाँ स्पेन, जर्मनी, इटली और हर जगह से। तो वहाँ एकदम से, स्पेशली जब यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम यूरोप से बैन लगा देंगे ट्रैवल के ऊपर, तो एकदम से बहुत हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इमीडिएटली उन्होंने फ़ौरन यूरोप से ट्रैवल करने का प्लान किया और वो न्यूयॉर्क में मेनली ज़्यादातर लोग आए और वहाँ से फिर एकदम से ये फैलना शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अमवात में और नए केसेस में कमी आना शुरू हुई है। तो जो हम कहते हैं ना फ्लैटन द कर्व, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होकर अब थोड़ा सा नीचे आने की तरफ शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी इट्स टू अर्ली, अभी भी इम्कान यही है कि हो सकता है 15-20 हज़ार मजीद अमवात हो जाएं, क्योंकि स्लोली ये नीचे आएगा। एकदम से ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन 800
लोगों की डेथ हुई और अगले दिन 0 की हो जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कम होना शुरू हो गया है। लेकिन न्यूयॉर्क में जहाँ कम होना शुरू हुआ है तो बाकी और जगह पे बढ़ना भी शुरू हुआ है, जहाँ पे तरह पीक जो है थोड़ी लेट आई है, जैसे आपका शिकागो हो गया, इलिनॉय स्टेट में, या मिशिगन है वहाँ पे। अब अमेरिका को आप देखें ना, 50 स्टेट्स हैं, तो ये यूरोप में जैसे 50 मुल्क हैं, इस तरह अमेरिका में 50 स्टेट्स, तो ये बहुत बड़ा कंट्री है। तो जहाँ एक जगह नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं तो दूसरी जगह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन स्टेट में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। फ्लोरिडा में भी सुना है पीक मतलब ख़त्म हो गई है, प्लेटू आना शुरू हो गया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम नीचे जाना शुरू होगा। लेकिन जो अब कंसर्निंग बात है कि साथ साथ आवाम की पुश की वजह से और गवर्नमेंट के लोग बिजनेसेस वगैरह दोबारा से खोलना शुरू कर रहे हैं अमेरिका में, और वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर ज़रा घबरा रहे हैं कि जब दोबारा खोलेंगे तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, दोबारा पीक आना शुरू होगी या नहीं होगी। अब मेम्फिस का यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे मेयर ने और स्टेट ने बहुत जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी थी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केस नहीं आए थे कि सिचुएशन ओवरवेलमिंग हो जाए और हॉस्पिटल हैंडल ना कर सके। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर, चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है मेम्फिस में, तो हमारे यहाँ केसेस देर से आए और फिर हमारे जो है हेल्थ रिसोर्सेज इतने थे कि हम उसको हैंडल कर सकें। लेकिन अब 5 मई से हमारे जो लोकल मेयर है उसने लिमिटेड बिजनेसेस को ओपन करने का ऐलान कर दिया है। तो जब एक चीज़ ओपन होती है तो तकरीबन 15-20 दिन बाद उसका इफेक्ट का पता लगता है, क्योंकि जो भी वायरस लगता है तो तकरीबन 5 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ताकि अगर आपको वायरस आज लगा है तो आपको अलामात होंगी या तो 5 से लेके 2 हफ्ते तक, 5 दिन से 2 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है जब आपको उसके वायरस की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। फिर ज़ाहिर है आप डॉक्टर से रिज्यू करेंगे या हॉस्पिटल से रिज्यू करेंगे अगर आपको सिम्टम्स होंगे। तो अगर कोई भी 5 मई को खोलता है तो 20 मई को हमें ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि केसेस में दोबारा से पीक आना शुरू हुआ ही नहीं है। तो इन मेयर ने और स्टेट ने सब ने यही कहा है कि हम 5 मई से खोल के फिर हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, और अगर हमें एक लगा कि 20 मई पे एकदम से केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए तो फिर हम हो सकता है दोबारा से फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन दोबारा शुरू करें। लॉकडाउन तो खैर ट्रूली कभी मेम्फिस में हुआ ही नहीं था, यहाँ पे बस उन्होंने एडवाइजरी दी थी कि ज़्यादातर लोगों को मशवरा दिया था कि वो घर के अंदर रहें। अच्छा, मेरा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जुनैद साहब, कि मुझे ये बताइए कि जो एक सिलसिला हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर कम हैं, चाइना के अंदर जो थे वो 80-82 हज़ार केसेस आए, उसके बाद ख़त्म हो गए, स्प्रेड नहीं हुए। तो यानी कि ये इसका कोई इम्यून सिस्टम से भी ताल्लुक है कि अमेरिकन का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जी? एक सवाल जो जनरल चल रहा है कि जी इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर है जी अमेरिकन का, इस वजह से स्प्रेड इसका तेज़ है। या स्पेन के अंदर, इटली के अंदर जो ये लेविस स्टाइल वाले जो लोग कंट्री जितने भी रहते हैं, क्या उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जिसकी वजह से ये स्प्रेड इतनी तेज़ी से है, जो पाकिस्तान में नहीं है, जो अमेरिका में है इतना? हाँ, ये जो है काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और इट्स वेरी पजलिंग। उसमें डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं कि जिन लोगों को BCG वैक्सीन लगी हुई है टीपी से प्रिवेंशन के लिए, उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा है। लेकिन ये भी कोई भी हार्ड प्रूफ नहीं है कि क्या वजह है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में केसेस कम है। एक चीज़ जो जहन में रखने वाली बात है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों को है। और पाकिस्तान में भी अगर कोई अमवात हो रही हैं लेकिन अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो वो अमवात जो हैं वो कोरोना के अगेंस्ट काउंट नहीं होती। तो हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल लोग जो मर रहे हैं वो उनमें से कितने कोरोना के हैं, ये बड़ा मुश्किल है पता करना। अच्छा। अब यहाँ पे 100,000 में टेस्टिंग हो रही है, पाकिस्तान में लिमिटेड 4 से 5 हज़ार ऑन एवरेज मोस्टली टेस्ट हो रहे हैं पर डे। तो और ज़्यादातर जो टेस्ट हो रहे हैं वो उन्हीं लोगों के हो रहे हैं कि जिन लोगों के पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनको जो है कोई बुखार है या खांसी है। लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर या आम आवाम पब्लिक जो है, अगर वो कोई जाए कि मुझे टेस्ट कराना है तो उसका टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड है। तो हर बंदे का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हर मरीज़ का टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। अमेरिका में जो हो रही है बड़ी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग हो रही है, मतलब कई जगहों पे डॉक्टर्स जो हैं हर 3-4 दिन बाद उनका एक टेस्ट हो रहा है। कई जगहों पे कई जो बिजनेसेस हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई उनके सब स्टाफ का टेस्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइव थ्रू टेस्टिंग जगह जगह पे हो रही है। मतलब आप गाड़ी में आते हैं, आपका टेस्ट हुआ और आप ड्राइव करके चले गए। तो जब ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा केसेस का भी पता चलेगा। यानी कि बात, आपका मकसद ये है कहने का कि अगर पाकिस्तान में एग्रेसिव लेवल के ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाए तो एग्रेसिव लेवल पे ही हम
जो है वो रिजल्ट्स भी देखेंगे यहाँ पे फिर जी, वाइस मेरा वर्सा। ये ख्याल है कि पाकिस्तान, इंडिया में और हर जगह पे जो टेस्टिंग है वो काफ़ी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़ के। उसकी वजह से हमें ट्रू केसेस के कितने केसेस हैं हमें सही तरह से उसका अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात जो एक दफ़ा मैंने डिस्कस की थी अपने कोलीग से, और काफ़ी लोग एग्री भी करते हैं, हालांकि अभी कोई हार्ड प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने देखा ये कि वायरस जब एक आदमी छींकता है या खांसता है तो वायरस जो एयरबॉर्न होता है और वो और हवा में मुअल्लक रहता है कई दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ह्यूमिडिटी है, गर्मी कितनी है, क्या हो सकता है वो चंद घंटों तक रहे वहाँ पे। तो अगर एक आदमी एक रूम में खांस के चला गया है और वो वहाँ पे नहीं है और रूम खाली है, लेकिन कोई दूसरा आदमी चंद मिनट बाद आता है तो वो वायरस को जो है सांस के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो सकता है। अब ये चीज़ जो है ये वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन या बंद कमरे हैं जहाँ खिड़कियों से हवा नहीं आती। अगर हवा को गुजर होता है तो फिर वायरस इतनी देर तक फिज़ा में मुअल्लक नहीं रह सकता। तो ज़ाहिर है जहाँ पे आप देख लें न्यूयॉर्क में या यूरोप में, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग इज सेंट्रली एयर कंडीशन, हर जगह पे जो है कोई खिड़की आप खोलना भी चाहें तो नहीं खोल सकते, सब कुछ बंद है। तो वहाँ पे लोगों में ज़्यादा तेज़ी से अगर एक आदमी को होगा तो वो फैलेगा। कई कई बिल्डिंग इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं वहाँ पे, और वो अपने अपने कमरों में बंद हैं और वो सेंट्रली एयर कंडीशन है। हमें नहीं मालूम कि जो जो एयर रिवॉल्व कर रही है उसमें, उसके अंदर एसी के थ्रू उसमें कितना है, या हीटिंग है उसके अंदर कितना वायरस उसके ज़रिए फैल सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन है, हवा का गुजर नहीं है, वहाँ पे जो है फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में चूंकि सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है, और जितना आप ओपन एयर में होंगे जहाँ हवा का गुजर होगा, खिड़कियाँ खोल के रखें, सूरज की शुआएं जो हैं में दाखिल हों, तो फिर आप जो हैं उससे काफ़ी चांसेस हैं कि वायरस का स्प्रेड जो है वो कम हो जाए। सही। अच्छा, एक चीज जो इसमें और हम देखते हैं कि एक मिथ है, बहुत सारी मिथ्स हैं इस वायरस के हवाले से, लेकिन जो एक खास तौर पे पाकिस्तान में भी एक चीज डेवलप हुई थी कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में इस वायरस का सर्वाइवल नहीं है या ये मर जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को कि ये मिथ कहाँ तक सही है और इसका क्या वो है चीज़ है इसमें। जो ये कहना कि वायरस ख़त्म हो जाता है हॉट एंड ह्यूमिड में, ये ट्रू नहीं है। लेकिन वायरस जो है वो मुख्तलिफ जो सरफेस होते हैं, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, लेदर है, क्लोथिंग है, कपड़ा है, उस पर हर एक के ऊपर वायरस कितनी देर तक रह सकता है उसके डिफरेंट टाइम्स हैं। मतलब कि कहीं किसी सरफेस पे चंद घंटे में जो है वायरस ख़त्म हो जाता है, और लेकिन कुछ सर्जिकल मास्क हैं जिसमें वो कहते हैं कि 7 दिन तक वायरस रह सकता है। तो वो ये कहना कि हॉट एंड ह्यूमिड में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये कि उसका सर्वाइवल कम हो जाता है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी और ड्राई है वेदर, और ह्यूमिडिटी कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वायरस वहाँ पे ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो कई चंद घंटों के बजाय हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा सर्वाइव कर सके। लेकिन एग्जैक्टली कि क्या टाइम है, कितने टेम्परेचर पे कितना वो करेगा, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हॉट की आप बात करते हैं तो हॉट का मतलब यहाँ पे जो बता रहे थे वो 95 हाइट से ज़्यादा, जो तकरीबन आपका 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है पाकिस्तान में, ये मतलब बहुत शदीद गर्मी वाली बात कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि हल्का सा थोड़ी सी धूप निकली और गर्म मौसम हो गया तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा ड्राई होगा और जितना ज़्यादा जो है गर्मी जितनी ज़्यादा होगी तो उससे उसके ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन ख़त्म होना नहीं, कि ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर ऊपर गया तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वायरस बिल्कुल फैलना रुक जाएगा। ये गलत मैथ है। सही। अच्छा जी, हम डॉक्टर यूसुफ की तरफ भी आते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर ऐसी, तो हमने कहा जरा आप इनसे भी पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, मूविंग टूवर्ड्स पाकिस्तान। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको पता है कि जो लोग हैं उनमें से वो लोग जो कार्डिक और डायबिटिक हिस्ट्री रखते हैं, वो कहते हैं कि जी उनका वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस वायरस के अगेंस्ट। तो क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? पहले तो आप मुझे इसके ऊपर बताएंगे क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ना, उसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक आपने कहा कि कार्डियक और डायबिटिक लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं या नहीं। तो उसमें एक तो ये है कि रिस्क उनको कि ये वायरस लगता है वो ज़्यादा जल्दी इनको लगेगा या नहीं, एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा, अगर उनको ये वायरस लग जाए
तो क्या वो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ या ज़्यादा खतरनाक बीमारी पैदा करेगा या नहीं, ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो जहाँ तक पहले हिस्से का जवाब है कि क्या कार्डियक और डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क है वायरस कैच करने का, तो उसका जवाब है नहीं। ये खुशखबरी है आप सबके लिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्डियक पेशेंट है या डायबिटिक है तो उसको ज़्यादा जल्दी लग जाएगा, कम फासले से लग जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसको उतना ही रिस्क है कैच करने का वायरस जितना किसी और हेल्दी इंडिविजुअल को है। लेकिन जब उसको वायरस हो गया, जब उसने कैच कर लिया, ये प्रूवन है कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा रिस्क है कि उनको डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होगी। उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। और जब हम ये तय कर लिया कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं सीवियर डिजीज़ होने के और उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन और वेंटिलेटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसमें सबसे बेहतर तो यही है कि जो उनकी डिजीज़ है, वो उसको ऑप्टिमल स्टेट में रखें। यानी कि जो वो इलाज कर रहे हैं, उसको बेहतरीन अंदाज़ में इलाज करें और जो जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल रखे, ना ज़्यादा हाई हो, ना ज़्यादा लो हो। जो वो दवाएँ इंसुलिन लगाता है, उसको वक़्त पे लगाए, उसका स्टॉक एक्स्ट्रा रखे और अपने जो नॉलेज है, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन में रहे, भले ऑनलाइन क्यों ना हो। और क्योंकि अब जब उनको ये बात मालूम है कि ये जो वायरस है, ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ कॉज़ करेगा, तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि वो दूर रहें इस वायरस से। कोशिश करें कि उनको ये वायरस हो ही ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मेल-जोल ज़्यादा ना करें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को एक्सपोज़ ना करें इस वायरस को। वो जितना ज़्यादा आइसोलेट रख सकते हैं अपने आप को, उतना ज़्यादा रखें। और यहाँ पे एक और बात गौर करने की ये है कि जो डेटा हमारे सामने आया है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, वो ये बताती है कि ऐज के बाद नंबर 2 जो इंडिकेटर है, दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर सीरियस या सिवियर डिजीज का और वेंटिलेटर या हॉस्पिटलाइजेशन का, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। जो लोग मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, उन लोगों को अगर कोरोना वायरस होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी डिटोरिएट करते हैं और उनके अंदर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ देखी गई है। तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अब सोचें अपना वज़न कम करने पे और जो डाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें और एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें। अच्छा जी, एक सवाल आया है। मैं डॉक्टर जुनैद से इसका जवाब लेना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि सवाल ये है कि फैमिलीज़ विज़िट कर सकती हैं अगर वो एक्सपोज़ नहीं है, यानी कि कोई किसी भी 2 फैमिलीज़ के अंदर कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि जी के कोई सिम्पटम्स नहीं है। सो दे कैन विज़िट ईच अदर, यानी कि वो एक-दूसरे को विज़िट कर सकते हैं? देखिए, इस वायरस का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। तो आपको अगर वायरस हो तो हो सकता है कि आपको किसी किस्म का कोई सिम्टम ना हो, ना आपको पता हो कि आपको वायरस हुआ है और आप रिकवर भी शायद कर गए हों और तब भी आपको जो है रिकवर करने के बाद भी आपको जो वायरस हो वो आपके सांस की नालियों में या नाक में मौजूद हो या आप उसके कैरियर बन जाए। इसका मतलब ये है कि आप खुद को तो आपको सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों का वायरस टेस्ट हम बल्कि मेम्फिस में भी हमने किया है, जो रिकवर कर गए और हम उनका हर 72 घंटे बाद उनका वायरस का टेस्ट करते रहे कि देखने के लिए कि वो कब वो क्लियर कर देंगे। और तकरीबन कोई 27-28 दिन हो गया उसका वायरस ठीक होने के बाद उसका वायरस का टेस्ट अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 27-28 दिन बाद रिकवर करने के बावजूद भी वायरस दूसरों को फैला सकता है। तो इसकी वजह से जब ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं जो वायरस को फैला सकते हैं, इसकी वजह से ही सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। वरना तो हम कह देते कि भाई जो लोग बीमार हैं वो ना मिलें एक दूसरे से, या आप नहीं रेस्टोरेंट में ना जाएं अगर आप बीमार हैं। लेकिन हमने इसीलिए कहा कि भाई हर आदमी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करे। उसकी वजह यही है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब जहाँ तक सवाल रहा, ज़ाहिर है मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई सब लोग पाकिस्तान में भी हैं, तो मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि उन लोगों को आपस में तो बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहिए कि जिनके घर में कोई फ़र्द ऐसा मौजूद है कि जिसको सीवियर डिज़ीज़ या ख़तरनाक हद तक डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे डॉक्टर यूसुफ ने अभी बताया कि जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के हैं, इसी तरह पेशेंट हैं जिनको बड़ा अनकंट्रोल एज़मा है, या पेशेंट हैं जिनको एम्फीज़ीमा है, COPD है, ये लंग्स की डिजीज़ हैं, या कोई भी ऐसी है या ओज है। अगर वो लोग घर में मौजूद हैं आपके, फिर आपको आम पब्लिक की निस्बत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए कि भाई वो कोई भी उनसे ना मिले, क्योंकि अगर उनको वायरस लग गया तो उनके लिए वो बहुत ख़तरनाक बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो अमेरिका में ये सिचुएशन आ गई थी कि न्यूयॉर्क में, अल्लाह का शुक्र है मेम्फिस में ऐसी नहीं हुई थी, कि न्यूयॉर्क में कई
बूढ़े लोग जब जिनको वायरस होता था तो उन बेचारों को तो वेंटिलेटर पे भी नहीं डालते थे। वो कहते थे ठीक है जी, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालें ना डालें ये फिर भी अब बचेंगे नहीं। तो जब जब उन एक ज़माने में 700 800 केसेस आ रहे थे वहाँ पर पर डे, तो जहाँ पे तो शॉर्ट आंसर ये है कि जहाँ तक फैमिली को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो बेहतर तो ये है कि ना मिलें किसी भी सूरत में। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी है मिलना तो उसको मिनिमम मिलना रखें। हर सब लोग मास्क पहने, और अगर आप कमरे में जा भी रहे हैं तो दूर दूर बैठें, कोई हाथ ना लगाएं, किसी किस्म का कांटेक्ट आपसे ना हो। और अगर घर में कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी आदमी जिसको कोई हार्ट का मसला है, डायबिटीज़ है, या COPD है, अनकंट्रोल एजमा है, ये है, तो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको वायरस लग गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता यानी कि अस्थमा पेशेंट्स वगैरह भी जो होते हैं जिनको लंग्स प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही है। ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इसके ऊपर। एजमा के, एम्फाइजीमा के, COPD के, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हो गए, आपके हार्ट पेशेंट्स हो गए, और जैसे डॉक्टर यूसुफ ने बताया डायबिटीज़ के हो गए, तो और ख़ासतौर पर जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ रह रही है, ये सब लोग हैं, इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको अगर वायरस लगा तो उनको वो बहुत जल्दी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है और उनको ICU या क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। और इवन उनके अगर क्रिटिकल केयर वो वेंटिलेटर में चले भी जाएं, अगर हेल्दी बंदा भी अगर इस वायरस की वजह से वेंटिलेटर में चला जाए तो उसकी मोर देन 50% मोर्टेलिटी है। उसका मतलब ये कि अगर यंग 40 साल का आदमी हेल्दी अगर कोरोना वायरस की वजह से वेंटिलेटर पे चला जाए तो चांसेस ये हैं कि वो 50-70% कि वो शायद बच ही ना सके। तो अगर कोई आदमी है 70-75 साल का है, उसको हार्ट का भी मसला है, शुगर किडनी का भी मसला है, तो आप सोच लें कि अगर उसको ये वायरस लग गया और उसको सीवियर डिजीज़ होगी तो उसके क्या चांसेस होंगे बचने के, तो ऑलमोस्ट निल। तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली अपनी फैमिली के लोग भी और अपने दोस्तों को भी, जिनसे भी, और मैं जो डॉक्टर्स हैं मेरे फ्रेंड्स पाकिस्तान में, उन सबको मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप हर मुमकिन कोशिश ये करें कि ना मिलें। और ख़ास तौर पे अगर किसी घर में कोई बुज़ुर्ग या कोई आदमी जिसको ये जो डिजीज़ मैंने मेंशन किया उनमें से कोई है, उनसे किसी सूरत में मिलना जुलना जो है ना रखें तो बेहतर है। सही। अच्छा, आपने जैसा भी कहा कि एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, तो उनकी वजह क्या है एसिम्टोमेटिक होने की? मतलब उनमें डिजीज है तो वो डिजीज सामने क्यों नहीं आ रही है, या वो सिम्टम्स क्यों नहीं है कोरोना वायरस के? ये तो इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेनन। एसिम्टोमेटिक कैरियर जो है ये हर चीज़ में होते हैं, कई दफ़ा हेपेटाइटिस में भी होते हैं, ये फ्लू में भी होते हैं। मतलब ये वायरस जो होता है हर एक आदमी को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। कई लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो वायरस आता है तो वायरस के ख़िलाफ़ उनकी इम्यूनिटी काम करती है और वो वायरस को कोई सीरियस डिजीज़ नहीं होने देते, और मतलब वायरस को सीरियस डिजीज़ नहीं करने देते। लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको इतना इम्यून सिस्टम भी नहीं होता कि उसको बिल्कुल किल कर दें। तो वायरस बेसिकली उनकी बॉडी में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाते हैं कि वो रहता है, बीमारी भी नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ वो बिल्कुल वो भी नहीं होता, मतलब उसको बॉडी जो है बिल्कुल किल भी नहीं करती। तो वायरल डिजीज़ में इट्स वेरी वेरी कॉमन, ये कोई नई चीज़ नहीं है सिर्फ कोरोना वायरस में, ये हर चीज़ में से कई लोग हैं जिनको मम्स हुए, ये जैसे फ्लू को ही देख लें आप, कई लोग होते हैं उनको फ्लू होता है पर हल्का सा छोटी सी छींक आई, खांसी आई, सब कुछ हो गया। किसी को फ्लू होता है वो बेचारा 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाता, उसको 102 टेम्परेचर चल रहा है। इसी तरह बॉडी हर एक डिफरेंट है, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ को कैंसर हो जाता है, कुछ को नहीं होता। तो जो वायरस हैं या कोई भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स है, हर आदमी एक तरह से रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोगों को ज़्यादा डिजीज़ होती है, कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। अगर देखा जाए तो इसका कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है इसकी मोर्टेलिटी 1 या 2% से ज़्यादा नहीं, 98-99% तो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन 99 तो लेकिन जो 1 और 2% हैं, अगर बेशुमार लोगों को हो लाखों की तादाद में, तो ये इट्स अ ह्यूज नंबर के जो लोग जो हैं जिनकी डेथ हो जाएगी। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, और उसकी वजह से ही ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ये इसी फैमिली का वायरस है जिसमें सार्स था। सार्स आज से कुछ साल पहले आया था, लेकिन सार्स वायरस जो है इतनी तेज़ी से दुनिया में नहीं फैला था। उसकी कुछ वजूहत थी। एक तो ये कि सार्स वायरस जो है वो आदमी जिसको होता था वो उस वक्त तक कंटेजियस नहीं होता था। मतलब कंटेजियस का मतलब है दूसरों को नहीं दे सकता था जब तक कि उसको खुद सिम्टम्स ना हो। एक वजह तो ये थी, मतलब उसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के चांसेस मतलब वो कम थे। तो जब आपको वायरस होगा तो आपकी बॉडी में आप उसको वायरस को ट्रांसमिट नहीं, जब आपको सिम्टम होना शुरू होते हैं, खांसी, तब आप ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं।
लेकिन उसकी बड़ी हाई मोर्टेलिटी थी, उसमें तकरीबन 37 to 40% लोग जो हैं जिनको वायरस होता था, दे यूजुअली यूज्ड टू डाई, और उनकी इतनी शदीद उनको बीमारी होती थी कि 1 या 2 दिन के अंदर बिस्तर पर पड़ते थे और उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता था। तो उसकी वजह से वायरस ज़्यादा फैल नहीं सका। एक तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं थे, दूसरे जिसको सिम्टम होते थे वो 2 दिन में मर जाता था, तो वो ज़्यादा फैला नहीं सकता था। अब यहाँ पे मामला उल्टा है। अच्छी बात भी है कि इसकी मोर्टेलिटी कम है, सिर्फ 1% है, लेकिन इसका मतलब है 1% तो लोग मरेंगे, जो 99% है वो घूम रहे हैं जिनको वायरस हुआ है, और या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या वो रिकवर कर गए हैं, लेकिन वो और लोगों को जो है वायरस से स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, सार्स के टोटल 7,000-8,000 केस थे, और इसके आप देख लें तकरीबन 3.5 मिलियन केस हो गए पूरी दुनिया में। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर यूसुफ की तरफ मैं आता हूँ दोबारा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जी कि इस वायरस के अगेंस्ट एक फाइट है या क्योर है। तो आप मुझे ये बताइए कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक, पहले तो जिस तरह डॉक्टर जुनीस जैदी ने कहा कि इसका अभी तक कोई क्योर हमारे पास है नहीं, और जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी एक प्रिवेंशन का स्टेप है, यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, और उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की जरूरत है कि इम्यून सिस्टम है क्या हमारा। क्योंकि अब मैं ये देखता हूँ कि आजकल ये कमर्शलाइजेशन और मार्केटिंग की वजह से बहुत सारी नई नई कंपनीज आ गई हैं जो इस इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के वर्ड को बहुत अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से तेल नए निकल रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए कि फला का तेल लगा लें इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या ये ड्रग खा लें, ये सुपर ड्रग है या सुपर फूड्स हैं कि आपने ये अगर 2 कतरे हैं पी लिया तो आपको एकदम इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये समझने की जरूरत है आखिर इम्यूनिटी है क्या। आप इसको अगर मैं बिल्कुल सतही बात करूं कि हमारी आम आवाम समझ सके कि 3 लेयर्स हैं समझने इम्यूनिटी की, और ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है कि किस तरह हमारा जिस्म जो है अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि जो थ्रेट है यानी कि वायरस है या बैक्टीरिया उसके खिलाफ लड़ता है। पहला तो हमारी ये जल्द है, यानी एक फिजिकल बैरियर है, ये जिसमें जल्द है, स्किन है, म्यूकोजा है, जो वायरस को एंटर नहीं होने देता। और उसके लिए बेहतरीन हमारे लिए क्या है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। हम जितना दूर रहेंगे वायरस से उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वायरस हमारे करीब ना आए, हमारे बॉडी के अंदर ना जाए और हमें इन्फेक्शन ही ना हो। और एक दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि वो जिस्म के अंदर तैयार एक फोर्स बैठी होती है कि जैसे ही कोई वायरस या कोई थ्रेट आया उसके खिलाफ जंग शुरू कर देंगे। और ये हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में पैदा की हुई है। इसका ज्यादा होना भी नुकसानदेह हो सकता है और इसका कम होना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जो आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ा लें, तो उसकी भी बीमारियां बन जाती हैं अगर जरूरत से ज्यादा इम्यूनिटी भी हो जाए। एक बैलेंस में इम्यूनिटी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे किस तरह काम करती है आपकी ये जो सेकंड नंबर की इम्यूनिटी है इन्नेट, वो इस तरह काम करती है कि बुखार करवा देती है कि इंसान का जो टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो जो फॉरेन थ्रेट है यानी वायरस बैक्टीरिया इतना ज्यादा ना फैल सके, उसमें जो है सिक्रीशंस पैदा करती है, यानी नज़ला जुकाम है कि वो उसका एंट्री रोक सके, और बहुत सारे इसके और तरीके होते हैं। तो ये हर इंसान में बैलेंस के अंदर होता है। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि इसको हम बढ़ाएं या बूस्ट करें, और ना ही किसी स्पेशल ड्रग या कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट से ये 1-2 दिन में बढ़ जाएगी। हाँ, ये मुमकिन है कि कुछ लोग जिनको विटामिन की डिफिशियंसी है या वो बीमार हैं, उनमें इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को वो खास दवा, और वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें कि जो विटामिन उनको देने हैं वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन लें कि उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो। वरना जो आम आवाम के लिए ज्यादा जरूरी बात है कि जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो आसान चीजें हैं, लेकिन बस बदकिस्मती से उनको डब्बे में डाल के बेचा नहीं जा सकता, तो उसकी बात लोग कम करते हैं। वो एक है कि आप बैलेंस डाइट लें, यानी अपनी ग़िज़ा इतनी अच्छी रखें कि आपको सारे विटामिन, सारी जो आपकी जो ताकत है वो आपको मिलती रहे। उसके अंदर सारे फल हैं, सब्जियां हैं, एक बैलेंस डाइट है, प्रोसेस फूड्स ना खाएं, ये ड्रिंक्स ना पिएं, और इस तरह के फ्राइड आइटम्स इतनी ज्यादा मिकदार में ना खाएं कि आप मोटे हों और आपकी इम्यूनिटी जो है डिस्टर्ब हो। और आप अपना जो जो बीमारी है उसकी दवाएं टाइम पे खाएं, इलाज उसका मुकम्मल करें कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंटैक्ट रहे। दूसरा ये कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ने प्रूव किया है कि इम्यूनिटी आपकी बेहतर होती है, जिस्म आपका स्ट्रांग होता है और आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि फाइट कर सकें। और उसके अलावा जो कि स्पेशली मैं अपने कल्चर की बात करूंगा पाकिस्तान में, कि अपनी स्लीप साइकिल को बहुत हेल्दी रखें। सोना बहुत जरूरी है, और खासतौर से रमजान में हमारी स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप पूरे दिन में कोई कम से कम 6 से 8 घंटे ऐसे निकालें कि आपकी अच्छी नींद हो। क्योंकि आप नींद करेंगे, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, तो ही वो किसी भी थ्रेट, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई और बीमारी हो, उसके खिलाफ लड़ सकेगा।
और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें, और ख़ास तौर से इन पेंडेमिक जैसे वक्त में लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, लोगों को स्ट्रेस बढ़ता है, अकेले रहना पड़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो ये वक्त आता है कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस लौटें और इस पे अल्लाह पे तवक्कुल करें, सारी एहतियाती तदाबीर करें, लेकिन डरें ना, खौफ ना खाएं। सारी अपनी एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर बता रहे हैं, उलेमा बता रहे हैं, हुक्मरान बता रहे हैं, उन पे अमल करें और एक हौसले के साथ अल्लाह पे तवक्कुल करके चलें। और एक तीसरी इम्यूनिटी होती है जो कि हफ्ता या 10 दिन बाद इंसान के अंदर आती है, और वो जिस्म जो है एक स्पेशल फोर्स निकालता है और खास उस बीमारी के खिलाफ होता है, जिसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वो ऐसे आपकी एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो खास कोरोना वायरस के लिए होंगी, और लेकिन उसको बनने में क्या है कि 10 दिन लगेंगे। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जो 10 दिन तक उस बीमारी को बर्दाश्त कर सकेगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और वो रिकवर कर जाएगा। और वहां पे रोल प्ले होता है वैक्सीनेशंस का। जिस तरह डॉक्टर जुनेद ने कहा कि हमारे पास जब तक वैक्सीनेशंस नहीं आएंगी, हमारे पास प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं आएगी। क्यों? वैक्सीनेशन का ये रोल है कि ये जो खास हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो पहले दिन से ही हमारे अंदर पैदा कर देता है। तो जैसे ही किसी को अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हुआ, उसको वैक्सीनेशन लगी हुई है, तो स्पेशल टास्क फोर्स उसके अंदर रेडी होती है जो ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेगी, और उसको 10 दिन बीमार नहीं रहना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें होती हैं इम्यूनिटी, और इसका मिसयूज ना किया जाए। और उसके नुकसानात ये हैं कि कभी-कभार आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जब विटामिन्स और इस तरह की दवाएं लेंगे, या कोई जिसका एविडेंस नहीं है वो इंग्रेडिएंट लेना शुरू कर देंगे, एक तो उसकी टॉक्सिसिटी, उसके नुकसानात हो सकते हैं, और दूसरा बिला वजह मार्केट में ये शॉर्ट हो जाएंगे, और जो वाकईतन जिनको जरूरत है उन लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा, जबरदस्त आपने हमारे एक्सप्लेनेशन दी साथ इसकी। हमारे पास कुछ सवालात भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि ये वायरस अगर किसी को हो और वो क्योर हो जाए उससे, तो क्या दोबारा चांसेस हैं कि वो दोबारा उसको ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, या उससे दोबारा डिजीज हो सकती है ये वाली? ये क्या सवाल किससे? ये आपसे सवाल है। नहीं, अभी तक जो हमारे पास एविडेंस आया, अब ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जिसको इसको कहते हैं ना नोवल वायरस, ये पहली दफ़ा आया है। इसका हमारे पास कोई रिसर्च या लॉन्ग टर्म डाटा भी अवेलेबल नहीं है। अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो जिसके ऊपर आजकल अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। उसमें ये कर रहे हैं कि जिन लोगों को वायरस हो गया है उन लोगों का चेक कर रहे हैं और देखने के लिए कि उनके उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं। तो देखा ये गया है कि ज़्यादातर लोगों के जो एंटीबॉडीज़ हैं तो उनमें कुछ इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी कितने अरसे तक रहती है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं गुजरा। क्या ये इम्यूनिटी उनमें 6 महीने रहेगी, साल रहेगी, या जो है चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, ये हमें नहीं पता। ये तो हम लॉन्ग टर्म जब हम स्टडीज़ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बात तो साबित है कि इम्यूनिटी बन जाती है वायरस होने के बाद, और दोबारा वायरस होने के चांसेस जो हैं बहुत कम है। इसके अलावा लेकिन कुछ केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं पूरी दुनिया में कि भाई एक आदमी को हुआ, उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया और उसके बाद दोबारा पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो बहुत गिनती चंद केसेस हैं। अब हमें उनकी डिटेल्स नहीं मालूम कि, क्योंकि आप अगर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो टेस्ट है वायरस का, जिसको हम नेज़ल स्वैब करके जो PCR टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट भी जो है तकरीबन 68 to 70% सेंसिटिव है। मतलब कभी कभार ये मिस भी कर सकता है। तो हो सकता है जब उन्होंने किया और टेस्ट उसका 2 हफ्ते बाद और नेगेटिव आ गया और उन्होंने समझा हो कि हाँ भाई इसका क्योर हो गया है, लेकिन वो एक्चुअली टेस्ट जो है वो रिलायबल ना हो, और फिर जब उन्होंने 2 हफ्ते बाद उसके किया तो वो पॉजिटिव आ गया, तो उन्होंने कहा जी दोबारा इन्फेक्शन हो गया। तो जब तक कि एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है वाइड स्प्रेड हर जगह पे नहीं होगी और फिर हम लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं होंगी, तब तक हम नहीं बता सकते कि इम्यूनिटी कितनी डेवलप होती है। लेकिन ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उनकी यही थ्योरी है कि मोस्ट लाइकली आपको ये इन्फेक्शन एक दफ़ा हो गया तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब और लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि दोबारा होने के चांसेस कब, इस सीज़न में हो सकता है, इस सीज़न में तो बहुत कम हो, लेकिन 5 साल बाद क्या चांसेस हैं होने के, तो ये हमें नहीं पता कि इम्यूनिटी कितनी देर तक रहेगी। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर स्मिथ, जो एक अराउंड हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग तो है जो भी है, लेकिन सोशल मीडिया ने भी एक वबाल मचाया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे देसी टोटके, बहुत सारे सिम्टम्स, लोगों के बहुत सारे एनालिसिस। तो सवाल मेरा सबसे पहले ये है कि एक जो चीज़ चल रहा है कि क्या ये वायरस मैन मेड है या ये म्यूटेटेड वायरस है, क्या है ये? इस पे आप कुछ जवाब देंगे?
मैं तो इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो फिजिशियन हूँ, हम तो लोगों को ट्रीट करते हैं जिनको वायरस होता है। ये तो ऐसी बेशुमार बातें जो हैं फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस आते रहते हैं, जिसको मैं बड़ा सिंपल सा मेरा उसका वो है, मैं उसको स्लाइड करता हूँ और उस पर लिखता हूँ डिलीट फॉर मी। तो इसका जब तक कि कोई मैसेज जो है कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आए, उसके जो है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए उसको। अब तो डेली अगर मैं जब सो के उठता हूँ व्हाट्सएप पे ऊपर मोर देन 200 मैसेजेस आए होते हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि मैं हर एक को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो तो ये सारी मतलब ये है कि तेजी क्योंकि से आपने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। नोवल वायरस है, नोवल वायरस एक नया वायरस है, तो अनटिल अनलेस के फाइनल कोई एक रिसर्च नहीं आ सकती तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर, यानी कि ये सब फजूल बातें हैं जो ये बहुत अर्ली है, अराउंड हमारी चल रही हैं। लेकिन अभी आप देखें तो ये एक नया वायरस है जो अभी आया है दिसंबर में पहले रिपोर्ट हुआ है, और ये अप्रैल चल रहा है, 5 महीने हुए हैं सिर्फ। हमारे पास HIV वायरस 1984 से है, उस पर अभी तक रिसर्च हो रही है, उसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बन सकी है, ठीक है ना। और बेशुमार बीमारियां जो पोलियो हैं, मीजल्स हैं, सब ये वायरस हैं जो है बेशुमार, मतलब कई दहाइयों से जो हैं वो हैं। तो ये अभी 5 महीने हुए हैं उसको, और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा, मतलब हम जो हैं आजकल हमारे पे टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जो ये इधर उधर की बातें उड़ा देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं कि जो ज़मीन है वो फ्लैट है, कर्व नहीं है। तो वो इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं आप 1000 देखेंगे, लेकिन अनटिल अनलेस के कोई प्रूवन हो, इस तरह की बातें आगे ना फैलानी चाहिए, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इसको स्लाइड करें और उसको डिलीट, अगर आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं यानी फिर कि तो बहुत ही कहने की अच्छा इस बात है। ये लेकिन है कि कहने की डिलीट बात फॉर, ये है, यानी कि हमें करना ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमने वर्ड एक का बहुत अपने 5 महीने में हम सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमें फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए इन चीज के ऊपर, हाँ कि अननेसेसरली पैनिक पहना रहे हैं, अननेसेसरली फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी कि हम सोचते ही नहीं है कि बस चीज आए तो हम समझते हैं कि जी हमारा बहुत बड़ा वो है, सवाब दारेन हासिल करते हैं उसको 100 लोगों को फॉरवर्ड करने में, कि 100 लोगों को नहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो सुबह नई बशारत मिलेगी। नहीं, देखिए मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो टीवी के ऊपर उस वक्त आता था, तो जैसे कई दफ़ा हदीस वगैरह होते, तो मुझे याद है एक हदीस थी, उसमें उन्होंने, मैं एक एक्चुअल वर्ड नहीं कोट कर रहा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के एक बात आगे पहुंचा दे। तो अब एग्जैक्टली। उसमें ये बात जो है ये कोई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप फिजिकली जाके कहें। आप मीडिया के ज़रिए अगर आपके पास एक बात आई है और आपने कहा हो, आप रियली बहुत ज़्यादा इससे एक्साइटेड हो गया, फ़ौरन जी फॉरवर्ड का बटन दबाया और 10 लोगों को और आपने आगे बात पहुंचा दी। बात ये कि उसमें से कुछ लोग होंगे जो उसको देखेंगे, उस पर यकीन कर लेंगे और उस पर अमल कर लेंगे और नुकसान उठाएंगे। तो फिर आप उसका जो है खाम में आप क्यों गुनाह उनका अपने सर लेना चाहते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने का। तो इस किस्म की बातों से ये कि कोई ऑथेंटिक जब तक के सोर्स ना हो, आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो इस उटपटांग बातें। और ख़ासतौर पे इन बातों से क्या हासिल है इस वक्त, अगर भाई ये मैन मेड है या अल्लाह ताला ने बनाया है या बैट से आया है या लैब से निकला है, इस वक्त तो बात ये है कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए और उससे फाइट करने के लिए। वो जिन लोगों का काम है वो उस पर रिसर्च करेंगे और वो हमें फाइनली बता देंगे। हमें तो अब इस वक्त दुआ ये करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कम से ज़्यादा, पाकिस्तान में भी और दुनिया में कम से कम लोग जो हैं इससे मुतासर हों, कम से कम अमवात हों, और साथ साथ लोगों का रोज़गार जो है जल्द से जल्द बहाल हो, ताकि सिचुएशन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो सके। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा डॉक्टर यूसुफ वाली बात कि जो वो कह रहा है, उन्होंने अभी इम्यूनिटी के ऊपर कहा था कि जी डरना नहीं है, तो यहाँ पाकिस्तान में जो है ना वाकई नहीं डर रहे हैं। तो वो जो है वो डर डर छोड़ के और जो कह रहे हैं बस वो बाहर निकल गए, कह रहे हैं कि बस जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह तवक्कल वाली आवाम है हमारी सारी। इसमें अता साहब मैं नहीं एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट, उसमें ये कि देखें बिल्कुल जैसा डॉक्टर जुनीद साहब ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी ये मैन मेड है या किसी लेबोरेटरी में बना है। हमें देखें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं कि लोग मर रहे हैं, फैक्ट्स ये हैं कि डॉक्टर्स अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग बीमार हो गए, फैक्ट्स ये हैं कि दुनिया में ये फैल चुका है और अब हमें इसके लिए फिजिकली करना क्या है। जो प्रैक्टिकल बहस स्पेशली पाकिस्तान में, मैं नहीं जानता इस वक्त अमेरिका में क्या है, यहाँ ये कि लॉकडाउन हो या ना हो, दो किस्म के लोग हैं जो दो किस्म की राय में बढ़ गए। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं जी लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन, किसी को बाहर निकलने की इजाजत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक है।
और दूसरी तरफ एक ग्रुप बन गया जो कहता है कि ये सब एक अफवाह है, सब एक ड्रामा है और इस सब को खत्म करके लोगों का रोजगार बहाल करो और गुर्बत से निकालो। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये असल में क्यों है, लॉकडाउन का मकसद क्या है। देखें, इसकी दोनों एक्सट्रीम्स हैं, मैं 2 मिनट लेता हूँ आपको दोनों समझा देता हूँ कि हमें क्यों बैलेंस रखना इसका बहुत जरूरी है। एक, हम लॉकडाउन इसलिए करना चाहते हैं, हमसे मुराद डॉक्टर्स और हुकूमत है, कि अगर लॉकडाउन ना किया, बीमारी इस तेजी से बढ़ी कि वो पीक कर गई और इस तादाद में लोग बीमार और मरना शुरू हो गए कि जो आपकी ट्रीट करने की कैपेसिटी है एक हुकूमत की, एक मुल्क की, वो कम हो और बीमार लोग ज्यादा हो जाए। यानी वो हाल हो जाए कि जब अस्पतालों में आप जाएं तो दरवाजे बंद हों और फुटपाथ पर लोग मरने बैठे हों। वो वक्त आ जाए कि हुकूमत के पास पैसे इलाज के लिए खत्म हो जाए। वो वक्त आ जाए जब डॉक्टर जो है वो किसी भी मुल्क में खत्म हो जाए कि पेशेंट्स इतने ज्यादा हों कि डॉक्टर ना होने के बराबर हैं, ना काफी हों। तो उसमें क्या होगा, एक खौफ फैलेगा लोगों में, मौत का खौफ, बीमारी का खौफ और एक अमन अमान की सूरत हाल खत्म और मुल्क जो है वो बहुत बड़े नुकसान में आ जाए। तो इससे बचने के लिए, इससे डर के लिए और इससे जो है इसका इलाज करने के लिए हुकूमत लॉकडाउन करती है कि बीमारी इस तेजी से ना फैले और उसकी पीक एकदम से ना आ जाए। जिसको हम फ्लैटन द कर्व बोलते हैं, वो ये है कि लोग बीमार हों लेकिन इस रेट पे बीमार हों कि हमारी इलाज करने की सलाहियत है उससे ज्यादा ना हो जाए। अगर लोग बीमार हो रहे हैं इस लेवल पे बीमार हों, इस अमाउंट में बीमार हों कि हम उनका इलाज कर सकें, उनका खर्चा उठा सकें। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि अगर लॉकडाउन ज्यादा अरसे तक रह जाए, खासतौर से हम जैसे गरीब मुल्क में जैसे पाकिस्तान है, तो गुर्बत और भूख इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे लॉकडाउन से तोड़ के बाहर आने में। खाना जंगी जैसी एक सूरत हाल पैदा होगी और अमन अमान उसमें भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का लॉकडाउन भी हम नहीं कर सकते जैसे चाइना में हुआ। तो अब इसका क्या हल है? वहां पर ये नुकसान है कि गुर्बत और मारामारी फैलेगी और यहाँ पे ये नुकसान है कि लॉकडाउन नहीं किया तो बीमारी मार देगी। तो इसकी एक मिसाल मैं दूंगा जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाने को दे रहा होता हूँ कि आप यूँ समझ लें कि आप एक शहर से बाहर अकेली जगह पे फंस गए हैं और आपके पास एक गाड़ी है और कोई मदद नहीं। गाड़ी के इंजन खराब है, 10 मिनट से ज्यादा आप गाड़ी चला नहीं सकते वरना इंजन खराब हो जाएगा। तो अब एक इंसान क्या करे? वो या तो हार मान के बैठ जाए कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और वो भूखा वहां पे मर जाए अकेला, या फिर वो ये करे कि भाई ये सब अफवाह है, इंजन विंजन कोई खराब नहीं है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, देखता हूँ कब तक चलती है, शायद पहुंच जाऊं। तो वो गाड़ी फुल स्पीड में भगाएगा, 20 मिनट में उसका गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, वो तब भी मर जाएगा। या फिर वो समझदार लोग होंगे जो हिकमत अमली बनाएंगे, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे कि देखो गाड़ी का इंजन 10 मिनट तक चल सकता है, मैं 10 मिनट गाड़ी चलाता हूँ, जब हीटअप होगी गाड़ी रोक दूंगा, उसका इंतजार करूंगा, जब ठंडी होगी फिर थोड़ी देर चलाऊंगा और इस तरह करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो हमारे यहाँ अब दुनिया में ये देखा जाएगा, अभी लॉकडाउन है लेकिन ग्रेडेड रिकवरी होगी, लॉकडाउन का हटाया जाएगा, लॉकडाउन मजबूरन हटाया जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि वायरस खत्म हो गया, वायरस वहीं मौजूद है, थ्रेट मौजूद है, लेकिन हमारी मजबूरी होगी कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए। उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकेगा कि घर पे रहो और बाहर ना निकलो, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप गैर जरूरी बाहर ना निकले। आप खुद सोचें कि आप कितने मजबूरी से निकल रहे हैं, किस जरूरी काम से निकल रहे हैं, फिर आप निकलें। और जब बीमारी बढ़ जाएगी दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये फ्लक्चुएशंस आएंगी और ये मुझे नहीं पता कब तक आएंगी, वैक्सीनेशन जब तक ना आए या फिर कोई एक हतमी दवा हमारे सामने ना आ जाए, शायद इसमें 1 साल लगे, शायद 1.5 साल। ये अब सबकी अब अपनी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि अगर वो गैर जिम्मेदार हुआ, सिर्फ उसकी जान खतरे में नहीं है, उसकी पूरी फैमिली की और कम से कम 10 से 15 लोगों को वो एट रिस्क कर रहा होगा जहां जहां वो जा रहा होगा। तो प्रैक्टिकल बात हमें ये करनी है कि जब लॉकडाउन है हम उसका ख्याल रखें, जब लॉकडाउन हटे तब भी इन चीजों को ना भूलें कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी कहीं नहीं जाने वाली, ये हमारे साथ रहेगी कम से कम जब तक वैक्सीनेशन ना आए। अच्छा डॉक्टर जुनैद, हमारे पास एक सवाल ये आया है कि बच्चों में ये वायरस किस तरह से फैल रहा है, या बच्चे इससे वल्नरेबल हैं या नहीं है, और किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए अपने बच्चों को ताकि वो इस वायरस का शिकार ना हो सकें। बच्चों में वायरस ये है, लेकिन बच्चों को आमतौर पे एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको हल्की सी छींकें आए, नज़ला आए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बच्चों को ज़्यादा सीरियस डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने में नहीं आई है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो लोग, उन लोगों को ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हुई है जो ज़्यादा ओल्ड हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब अगला हार्ट का मसला है, डायबिटीज़ है। बच्चों को बचाने का कोई ख़ास वो नहीं है, वही जो अडल्ट को है कि उनको दूर रखें। अब बड़ों को तो आप कह सकते हैं भाई आप हाथ ना मिलाएं, साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड तक, आप जो है हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप मास्क पहनें या हाथ जो है फेस पे ना लगाएं,
या किसी से मिल रहे हैं 6 घंटे, 6 फीट के फासले से मिले। बच्चों को ये कहना मुश्किल है। अब बच्चे को आप पार्क में ले जाएं, उससे कहें कि तुम झूले को हाथ ना लगाओ, या किसी बच्चे से 6 फुट दूर ना रहो, या अपने हाथ को फेस पे ना लगाओ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो उनको घर पे ही रखें, उनको मिलना जुलना जो है दूसरे लोगों से कम रखें। अगर बच्चों को वायरस होगा भी तो उनको सिम्टम नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो फिर ये वायरस घर में जाके किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कर लें बच्चे को किसी पार्क में ले जाते हैं, पार्क खुला हुआ है, वहाँ से बच्चा वायरस लेके घर आ जाता है, और घर में आके अगर कोई बुज़ुर्ग है 70-80 साल का कोई बुज़ुर्ग है जिसको डिजीज़ है, तो बच्चा फिर आके घर में वो वायरस उसको दे सकता है। तो इस तरह बच्चे के ज़रिए ट्रांसमिट होने के चांसेस ये हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि बच्चों में ज़्यादा सीवियर डिजीज़ देखने में नहीं आई। बच्चे यहाँ ये कहते चलूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं हो सकता वायरस, या उनको खुदा न खास्ता उनकी मौत नहीं हो सकती। इन्फेंट्स की भी मौत हुई है यहाँ पे, 7 साल के भी बच्चे मरे हैं यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन चांसेस कम है, मोर्टेलिटी बहुत कम है उनमें एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग अब बड़ों के लिए कह रहे हैं, वो बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। वही उसी पे वो होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये एक और क्विकली एक बात बताइए कि हम यानी कि घर के अंदर जो लोग आइसोलेट हैं सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिवेंशन मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं कि जैसे गर्म पानी कहते हैं कि जी गर्म पानी पीने का जो इस्तेमाल है वो इसके लिए थोड़ी सी प्रिवेंशन है, तो क्या ऐसी और कोई प्रिवेंशंस हैं आपके पास, आप बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, ये सब ऐसी अफवाहें हैं, मिथ हैं, जैसे लोग कह देते हैं कि ये पी लें तो हो जाएगा, या ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। जो वाहिद चीज़ है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, या सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब देखें ना, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो ये सोशलाइजेशन तो हो रही है। इसको फिजिकल डिस्टेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि फिजिकली एक दूसरे से दूर है। तो ये सब चीज़ें जो है, गर्म पानी पीना या गर्म उससे नहा लेना या स्टीम लेना, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी प्रूवन नहीं है बात जो है कि उसका कोई इफेक्ट होता है। खासतौर पे आजकल मैंने एक और ये नई चीज़ देखी है पाकिस्तान में, बहुत वो है कि स्प्रे फोन बना दिया कि बंदा स्प्रे करता है। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी मैं सवाल करने वाला था आपसे, जो ये डिसइंफेक्टेंट गेट्स बना दिए हैं, इसके ऊपर आप जरूर बताइए। ये सब फजूल की बात है, इनसे कुछ नहीं होगा। वायरस जो है वो इस तरह से थोड़ी कि आपने डिसइंफेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म। पहली स्प्रे है वो, हमें ये भी नहीं पता वो कितना नुकसानदेह आदमी के लिए, उसके सांस के लिए अंदर चला जाता है। अगर तो वो इंसान के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुत ही माइल्ड सा है, ठीक है ना। तो फिर आप स्प्रे कर रहे हैं उसके कपड़ों के ऊपर, कितनी देर तक वो रहेगा वायरस, कितना % उसको केयर हो जाएगा, कोई स्टडीज़ नहीं है, ठीक है ना। साइंस जो है वो फैक्ट पे काम करती है, वो अंदाज काम करती है। वो कहते हैं यार कुछ ना कुछ कर लेने से तो कुछ करना बेहतर है, मतलब ये बेकार की बात है। जो प्रूवन चीज़ें हैं, जो रिसर्च के ज़रिए साबित हो चुकी हैं, और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं बनस्बत लोगों की इंडिविजुअल ओपिनियंस कि जी हमारा ख्याल है ये हो सकता है। भाई आपका ख्याल आप अपने पास रखें, अनटिल आपके पास अगर कोई प्रूफ है या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके अलावा जो है वो नहीं। लेकिन ये मेरे ख्याल में एक तरह से का ये एक बिजनेस बन गया है कि वो जगह जगह कि वो डिसइंफेक्टेंट गेट्स बन रहे हैं, लोग उससे गुजर रहे हैं कि बस जी आप उससे गुजर के गए तो बस आप जो है कोरोना शुद्ध हो गए, कोरोना मर गया सारा, बस गुजर जाओ उसके। तो ये बहुत जगह जगह आपको एक एग्जांपल दूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर ने एक वीडियो शेयर की थी मेरे साथ। हांगकांग में उन्होंने इस तरह का एयरपोर्ट के ऊपर स्टार्ट किया है डिसइंफेक्टिंग का। उन्होंने बाकायदा एक चैम्बर सा बनाया है जिसके अंदर एक आदमी एंटर होता है, और लेकिन ये वो लोग हैं जो फ्लाइट के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो वो उन लोगों के लिए मास्क पहनना भी मस्ट है, ठीक है, और वो ग्लव्स भी पहने हुए हैं उन्होंने, और वो पेशेंट वो उसको ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और वो ये कर रहे हैं कि वो एक चैम्बर के अंदर जाते हैं, जो चैम्बर चारों तरफ से बंद है, मतलब वो सील्ड है, ठीक है। वो सील्ड चैम्बर है, और उसमें मुख्तलिफ उससे उसको स्प्रे करते हैं, उसके टॉप पे, हेड पे भी लगा हुआ है, साइड पे भी लगा हुआ है, फ्रंट पे भी लगा हुआ है, और उसके बाद वो उसके बाद वो उसमें से पास करते हैं। उनका प्लान ये कि वो हर पैसेंजर को उसमें से गुजारेंगे और फिर उसके बाद जहाज़ पे चढ़ने देंगे। तो ये एक पहला मैंने देखा है कि जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं कि वेदर इट मेक्स एनी डिफरेंस और नॉट। लेकिन अगर ओपन एयर में आपने एक स्प्रे लगाया हुआ है तो उससे कितनी प्रोटेक्शन मिलती है, वी डोंट नो। तो आप एक चीज़ का जब आपको पता नहीं है और आप कर रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, क्योंकि फिर लोग जो देखने वाले हैं, जो उससे गुजरने वाले हैं, वो बिलीव कर लेंगे, ओ मैं तो उससे गुजरा हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग। एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट हो जाएगा, उल्टा नुकसान होता है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि एक चीज़ है जो काम नहीं कर रही या कोई प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन उससे लोग गुजरने के बाद वो बंदा आपके ऑफिस में एंटर होगा बगैर मास्क पहने हुए,
वो चीज़ों का हाथ भी लगा रहा है, खांस भी रहा है। वो बंदे ने कहा भाई तू क्या कर रहा है, मास्क पहन। नहीं यार मैं तो अभी उस मशीन में से गुजर के आया हूँ। तो वो ये समझेंगे कि मैं मशीन में से गुजरा तो हमारा जो है सारे वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर बाहर सब मर गए। और लेकिन ये ऐसा नहीं है। वायरस जो है कपड़ों पे उसके ऊपर भी आपके दायरे अंदर कपड़ों के तो नहीं जा रहा। अगर एक आदमी ने किया है उसकी कलर के अंदर नहीं है और उसने रिस्ट अपनी खुजा ली तो वायरस उसके अंदर नहीं किया। तो जब एक चीज़ प्रूफ नहीं हुई तो उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। इससे जो है उल्टा लेकिन यहाँ नुकसान ज़्यादा हो पाकिस्तान में सकता तो है। उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे डिसइंफेक्टेड गेट्स लग भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो हाँ, है कि अब वो डिसइंफेक्टेंट से होके गुजर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि वो डिसइंफेक्टेड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर, क्या वो क्या चीज ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई रिसर्च ही नहीं हुई, कोई स्टडी नहीं हुई, कुछ प्रूफ। हाँ, अगर एक आदमी रिसर्च करे कि हाँ जी वो मैं 1000 लोगों को मैं पहले वायरस लगाऊंगा, डिसइंफेक्टेंट में से गुजारूंगा, उसके बाद स्वाब लूंगा उनकी बॉडी में से और देखूंगा कि कितने वायरस पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं, उसको पब्लिश करे तो वेल एंड गुड, हम उसको सल्यूट करेंगे भाई आपने एक नया इलाज निकाला। लेकिन ये सब जो है ना हमारे यहाँ असल में मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में था लोग ये कहते थे कि है ना 3 आदमी मशवरे हर एक आदमी देता है। हर एक आदमी कोई फतवा ज़रूर देने को तैयार हो जाता है, चाहे उसको रिलीजियस स्कॉलर हो या ना हो। एक तिब्बी मशवरा देने को फ़ौरन तैयार हो जाता है और रास्ता बताने को फ़ौरन तैयार हो जाता है, चाहे उसको कुछ मालूम ना हो। तो इसी तरह लोग अपनी जो ओपिनियन होती है ना, मेरे ख्याल में ये है, तो बस वो समझते हैं मेरे ख्याल में ये है तो सही है। और भाई आपका ख्याल है, अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते जैसे मैंने कहा तो फिर वो नहीं। तो मेडिकल साइंस में या किसी भी साइंस में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसमें लॉजिक्स नहीं चलती कि आपका अपना ओपिनियन नहीं चलता अनटिल अनलेस आप उसको प्रूफ कर सकें। ठीक है ना। आप ये कह आप उसको आप लोग भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आपको पता है आप आईटी में हो या मेडिकल साइंसेज में हो, किसी में भी हो, आपकी कोई भी थ्योरी है कि भाई मेरे ख्याल में ये है, यू हैव टू प्रूव इट। आइदर आप रिसर्च के जरिए या एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको प्रूव करें, फिर उसको मार्केट में लाएं तो हम आप बड़े खुश होंगे कि भाई आपने बड़ा नया तीर निकाल लिया। लेकिन सिर्फ कि मेरे ख्याल में ये फ़ायदा पहुंचाएगा तो इसलिए इसको हम कर लें, ये उसका उल्टा नुकसान होने के ज़्यादा यानी सिर्फ चांसेस ये हैं। एक बिजनेस एथिक इस्तेमाल की, बिजनेस एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है मंजन बेचने के लिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि नहीं, लोगों को इसमें और अता साहब इसमें एक लेकिन चीज आप समझने की उसमें बहुत से जरूरत है। जी सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ। एक बात कहना चाहूंगा, आपको ये समझने की जरूरत है हम सबको कि ये वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस अगर मोटी मोटी बात करें 2 तरीके से फैलता है। एक डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, यानी कि मैंने या किसी ने छींका या खांसा, मेरे पास से खुदा ना खास्ता वो वायरस के जो ड्रॉपलेट्स थे वो बाहर निकले और वो किसी और ने इनहेल कर लिया और वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गई। एक ये तरीका है जिसके लिए कहा गया कि कम से कम 6 फीट दूर रहें कि हम एक दूसरे से इनहेल ना कर लें, यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन ना हो जाए। और दूसरा तरीका है सरफेस, कि मैं अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खुदा ना खास्ता किसी चीज को हाथ लगाया, उसने वायरस वहां लगा दिया, फॉर एग्जांपल किसी डोर नॉब पे, उसने वो डोर नॉब पे वायरस लगाया और वो वहां से चले गया। कोई 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आया, उसने वही दरवाजा खोला तो उसके हाथ में वायरस लग गया और फिर उसने यूं खुजाया तो उसका वायरस उसके अंदर चले गया। ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, सरफेस के थ्रू है। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जितने भी स्प्रेज हैं, वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं या उसमें शायद थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। कि आपने सरफेस क्लीन कर दी, आपने कपड़े साफ कर दिए, आपने हाथ धो लिए, कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन रुक गई। आप किसी की सांस नहीं रोक सकते। और अगर खुदा ना खास्ता कोई कैरियर है, कोई बीमार है, वो सांस के थ्रू फैला रहा है। अब कोई उस गेट से निकल के जाए, बोले मैं गेट से निकल आया हूं और वो गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो नहीं रुक रहा ना डिसइंफेक्टेंट से। तो ये समझने की जरूरत है कि वो सिर्फ आधी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी अब क्वेश्चनेबल है, और पूरी बकिया आदि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो एज इट इज है। तो ये बात बिल्कुल गैर जरूरी है और मेरे ख्याल से एक मिथ है कि भाई मैं डिसइंफेक्टेंट हो गया, मैंने हाथ धो लिए हैं या मैं नहा के आया हूं तो अब मैं वायरस नहीं फैला सकता। उतना ही चांस वायरस फैलने का है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो आप ये सारी तदाबीर लें, सरफेस क्लीन करें, कपड़े भी साफ पहने, जो भी जैसे डॉक्टर्स अपने घर आते हैं तो कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर करें, लेकिन उसके बावजूद आप जो डिस्टेंस है 6 फीट का वो मस्ट है। यानी कि अच्छा, लुबिलबाब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द फर्स्ट एंड जो है इम्पोर्टेंट टूल। इसके अलावा हमारे पास चीज़ इसमें और कुछ है भी नहीं। सही है। अली आप कुछ कह रहे थे? जब मैं कह रहा था एक सवाल जब जो ये शुरू बहुत से हाँ दिसंबर में जब ये वायरस आया था उसी वक्त से जो है उन्होंने सिंपल चीज़ें बताई थी कि अपना हाथ अपने फेस पर लगाएं, आपने हाथ को 20 सेकंड तक आपने साबुन से अच्छी तरह धोना है या हैंड सैनिटाइजर से धोना है, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जो मास्क पहने अगर आप आउटडोर जा रहे हैं। ये
ये अभी भी वही 4 चीज़ें ही हैं जो अभी तक साबित हुई हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं। कोई इसके अलावा जो बाकी थ्योरीज हैं कुछ भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। आप ये देखें, अगर आपको अता साहब या अली साहब, अगर आपको किसी एक को वायरस है और दूसरा आदमी आके आपको हाथ लगा ले तो उसको वायरस नहीं हो जाएगा अनटिल वो हाथ अपने मुंह पे या उसमें नहीं लगाता, क्योंकि वायरस स्किन के जरिए थोड़ी फैल सकता है। तो अगर आप सिर्फ हाथ क्लीन करें बजाय इसके पूरे बंदे को इन्फेक्ट करने के लिए, उससे बेहतर ये है वो जो दरवाजे से एंटर हो रहा है ना, आप उसको पूरा स्प्रे करने के बजाय वहाँ हैंड सैनिटाइजर रख दें, भाई तू हाथ अच्छी तरह कर ले, और एक मास्क दे दें उसको, मास्क पहन ले, तो वो ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी उससे बनिस्बत इसके कि वो जो है उसको पूरा आपने स्प्रे कर दिया और उसने ना हाथ तरीके से धोए और आगे जा, अब वो स्प्रे से गुजर के जाता है और एकदम खांसता है तो आपकी तो सारी प्रोटेक्शन सब खत्म होगी ना। उसने तो उसके हाथ में आ गया वायरस, अगर उसको वायरस है, अब वो जहाँ जहाँ हाथ लगाएगा तो वो उसको वायरस फैल जाएगा। अच्छा, इसमें ये इसी बात से जो है ना एक चीज दिमाग में आ रही है इस वक्त कि जो हमने पूरी दुनिया में देखा कि जो इस वायरस से लोग इंतकाल कर गए उनकी बॉडीज को जो है कॉफिन के अंदर रख के जो है फिर उनको प्रोटेक्शन के अंदर जो है बरी किया गया या उनके बॉडीज को जो है वो आखिरी फनरल किया गया। तो इस ये क्यों हो रहा है? मतलब अगर वायरस टच करने से इन्फेक्ट नहीं हो रहा तो फिर डेड बॉडीज को इस तरह से क्यों वो ट्रीट किया जाता है? हाँ, इसमें जो वायरस है ये नॉर्मली जो होता है वायरस को किसी न किसी चीज़ के ऊपर जो है मतलब किसी उसको होस्ट चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि वायरस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ज़्यादा अरसे तक नहीं कर सकता, उसको कोई लिविंग होस्ट चाहिए जहाँ से वो एनर्जी सक करके और वो करता है। अब जैसे मैंने बताया था कि सर्जिकल मास्क पे वायरस 7 दिन तक रह सकता है, प्लास्टिक के ऊपर 3 दिन तक रह सकता है, स्टील के ऊपर कहते हैं जी 2 दिन तक रह सकता है। तो हमें ये नहीं मालूम कि जब एक आदमी को वायरस हो गया उसकी बॉडी में फैल गया तो उसके अंदर कितनी देर तक वायरस है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वायरस जब लोग मरते हैं तो कई दफ़ा से वायरस से नहीं मरते, वो वेंटिलेटर पे 2-3 दिन पड़े रहे या 2-3 हफ्ते पड़े रहे और फिर उनकी डेथ हो गई, तो उनको कई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में होते हैं वो भी लग जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया है, MRSA है, बहुत सारे अदर जो बैक्टीरिया हैं वो भी लग जाते हैं उसमें। तो हमें ज़्यादा नहीं मालूम कि डेड बॉडी से कितना वायरस फैल सकता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि भाई अगर हो सकता है तो ज़रा एहतियात की जाए, क्योंकि आपने तो उसको विद इन, अगर मुसलमान कोई है तो वो कोशिश यही करते हैं कि उसको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर दफना दें। तो खाम में आप इतने पूरा जनाजा करके और लोगों को एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत है? बेहतर यही है कि आप उसको कवर करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों को फैलेगा। और कई लोग जो ऑटोप्सी कर रहे हैं, एक केस आया था कि जो करने वाला था, ऑटोप्सी करने वाला, उसको वायरस हो गया था, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो डेड बॉडी से हुआ या वैसे उसका एक्सपोजर किसी और से हुआ। तो बात ये कि हर चीज़ जो है ना, इतनी ज़्यादा जब डेथ्स हो जाएं कि क्लोज टू 100,000, तो एवरीबॉडी इज़ ओवर प्रोटेक्टेड, कि भाई वो ज़्यादा ज़्यादा एहतियात करें जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करते हैं। लेकिन कितना वायरस फैल रहा है डेड बॉडी से कोई स्टडी नहीं हुई, वी डोंट नो। सही। अच्छा, चलें अब क्विकली मैं इसको थोड़ा सा रैप अप करता हूँ और आपसे दोनों से एक सवाल है, यानी कि आप बारी बारी जवाब दें कि अब आप क्या देखते हैं, यानी कि सिचुएशन क्या देखते हैं कि जब जब कभी भी ये वायरस एंड होगा या ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी तो दुनिया कैसी दिखेगी उस वक्त, यानी कि क्या हमारी हालात जिंदगी होंगे, हमारा लिविंग स्टाइल किस तरह का होगा? वहाँ हाथ मिला पाएंगे हम एक दूसरे से या हाँ, ये जो हमारा एक है कि हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हम वो कर पाएंगे? जब ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी तब ये कर पाएंगे हम? देखिए, अभी पहली बात ये कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली दफ़ा हो रहा है, ठीक है ना। 1918 के बाद से अब ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। सो ये हिस्ट्री में जो है ना, ये टाइम जो होगा बड़ा क्रूशल लिखा है। इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर मूवीज़ बनेंगी। आप अगले 5-7 साल में आप एक वो जनरेशन होंगे जिसने ये पैंडेमिक देखी है। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी दे सबको, आपके घर वालों को। तो ये तो बहुत सालों तक लोग आपको जो है ना पता कि पूछा करेंगे क्या है। अब जब तक वैक्सीन नहीं आती, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आता, आपको फिजिकल डिस्टेंसेस तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें आप अनटिल कि आपका इम्यूनिटी का टेस्ट आ जाए, खुदा न खास्ता आपको वायरस हो और आप प्रूव हो जाए कि आप इम्यून हैं, सब कुछ है, वरना बेहतर यही है कि जब तक कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाता वो ये इसी तरह होगा। अब जहाँ तक वर्ल्ड चेंज होने की बात है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाएंगी। ज़ाहिर है आपका तो इसका डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बूम करेगा कई जगह पे। हमारे यहाँ ऑलरेडी अमेरिका में टेलीमेडिसिन पे हम क्लिनिक्स कर रहे हैं, इसी तरह फेस टाइम पे मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ तकरीबन डेली, उनसे हिस्ट्री लेते हैं सब कुछ, और अगर किसी को क्लिनिक में बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं, वरना हम
इसी तरह कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगी, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो अब सब ऑनलाइन हुआ करेंगी। ट्रैवल जो होगा, जो फन ट्रैवल या लीजर ट्रैवल है, वो कम से कम हो जाएगा। लोग लोकल ड्राइविंग डिस्टेंस पे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे बनस्बत एयरलाइन के ज़रिए दूर जगह पर ट्रैवल करने के। अगर आपके पास पैसे हैं, आप घूमने सिंगापुर मलेशिया जाने के बाद आप कहेंगे हम नारायण का खान ड्राइव करके चले जाते हैं। तो इसी तरह अमेरिका में है कि यहाँ पे लोकल लोग जो हैं लोकल पार्क्स में इधर उधर ज़्यादा घूमेंगे बनस्बत यूरोप घूमने जा रहे हैं या जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसमें। अननेसेसरी ट्रैवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ह्यूमन वर्क फोर्स पे है, वो ज़्यादातर रोबोट्स वगैरह को यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई कॉरपोरेशन हैं वो बंद हो गई क्योंकि लोग जो हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मीट सप्लाई की जो है टाइसन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे अमेरिका में मीट सप्लाई करती है, उसमें कई 100 लोगों को वायरस हो गया। तो बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि उसको प्लांट को बंद कर दिया जाए। अब क्या होगा कि अभी तो वो जो करेंगे लेकिन इस चीज़ से गुजर जाएंगे तो वो ज़्यादातर जो ह्यूमन वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे रोबोट्स के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी जो है वो और उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सारी चेंज हो जाएंगी, लेकिन फॉर फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स जो है ना, वर्ल्ड इज़ नॉट गोना बी द सेम। काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। और जब तक कि वैक्सीन इफेक्टिव वैक्सीन या इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आता, ये कहना बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल होगा कि जी एवरीथिंग इज़ गोना गो बैक टू नॉर्मल। इट्स नॉट। ठीक है जनाब। डॉक्टर यूसुफ साहब, आप बताइए आपका ओपिनियन। अब ये सवाल इस तरह है कि हमारे पास ना ही इतना एडिक्वेट डाटा है, ना ही इतनी रिसर्च है, और ना ही अभी इतने नंबर हमने देखे हैं कि हम उस पर प्रेडिक्शन अच्छी कर सकें। अब ये हम अपनी सिर्फ राय दे सकते हैं जो माजी में देखते हाँ, हैं, सिर्फ आपकी आपका पर्सनल ओपिनियन है, जैसे पर्सनल ओपिनियन। उसमें ये है कि जिस तरह डॉक्टर जुनियर ने फरमाया कि फ्यूचर चेंज हो जाए। ये इवेंट हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स होते हैं कुछ जो कि दुनिया को बदल देते हैं, और ये इवेंट मेरे ख्याल में उनमें से एक है। जैसे एक मिसाल दूंगा कि 9/11 जब हुआ था, उसने दुनिया को बदल दिया था, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट था। उससे पहले एयर ट्रेवल अलग किस्म का होता था, आप जहाज में चले आते थे, आपकी इतनी चेकिंग नहीं होती थी, मॉल्स वॉल्स में तो खैर तसव्वुर नहीं था। जब वो सिक्योरिटी थ्रेट आई, चीजें चेंज हो गई, और आज हमारे लिए वो चेंजेस एक नॉर्म बन चुका है। यानी कि अब हम मॉल में जाते हैं तो हम मोबाइल अलग रखें, मेटल डिटेक्टर से गुजरें, बेल्ट उतारें। इतनी सिक्योरिटी पहले आपके एयरपोर्ट पे नहीं होती थी। तो दुनिया बदल गई और आज हम इसको एम्ब्रेस कर चुके हैं, इसको अडेप्ट हो चुके हैं। इसी तरह ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं लेकिन हेल्थ थ्रेट है, और इस सिवियर इसकी इंटेंसिटी है कि चीजें चेंज होंगी। जैसे अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स में टेम्परेचर चेक हो रहा है, जिसको बुखार नहीं है वो अंदर आके खा सकता है, टेबल्स को दूर कर दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि आगे जाके अगर स्कूल्स खोले तो जैसे एग्जाम में अलग अलग बिठाते थे कि चीटिंग ना कर सकें, अब अलग अलग बिठाएंगे कि वायरस ना लग सके। अब क्रिकेट में मैं आज हमारी वैसी पाकिस्तानियों को क्रिकेट का बहुत शौक है, अब क्रिकेट पे बात हो गई है कि अगर क्रिकेट स्टार्ट हुई तो बॉल शाइन करने के लिए स्लाइवा नहीं लगाने देंगे कि वायरस ना फैल जाए। तो उसके ऊपर बहस चल रही है। हर चीज चेंज होगी, हर चीज जो है तब्दील हो जाएगी। यहाँ तक बात हुई है कि थिएटर्स जो हैं अगर वो दोबारा स्टार्ट हुए तो बहुत दूर दूर उसकी सीटिंग होगी। अगर कोई बाहर जाएगा मास्क लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अभी मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन अभी रिसेंट मुझे पता चला है कि चाइना के अंदर वो लोग एक जो है पासपोर्ट निकाल रहे हैं, इम्यूनिटी पासपोर्ट। यानी कि वो टेस्ट करेंगे किसके अंदर इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, कौन वायरस नहीं फैला सकता, उसी को अलाउ करेंगे ट्रेवल करने को। तो सारी आपकी इमिग्रेशन लॉज, आपके ट्रेवल एडवाइजरी, आपकी गैदरिंग की जो एडवाइजरी है, आपके हर चीज चेंज होगी, और हर किसी को अडेप्ट करना पड़ेगा जब तक हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं आ जाता या फिर वैक्सीनेशन सबको आम नहीं हो जाती। तो ये बहुत कबल इस वक्त होगा कि हम प्रेडिक्ट कर सकें, लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि काफी टाइम लगेगा दोबारा चीजों को नॉर्मल आने में। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को डराऊं या उम्मीद ना दूं, ये बात काफी तकलीफदेह है मेरे लिए भी, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों के लिए भी। लेकिन जिस तरह नाउम्मीद होना गलत है, उसी तरह अगर खतरा मेरे सामने हो, मैं उसको देख रहा हूँ और लोगों को आगाह ना करूं, तो वो भी बहुत गलत हो। सही। अच्छा, एक आखिरी बिल्कुल सवाल, हमने बहुत ज़्यादा सारी बातें कर ली, बिल्कुल दोनों एक आखिरी सवाल कि लोग बहुत डिप्रेस हैं, बेइंतहा डिप्रेस हैं।
इसकी वजह से तो चलो एक डर है कि जी कि ये वायरस लग जाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, खवातीन शॉपिंग पे नहीं जा पा रही हैं। बड़ा ये भी एक अलमिया हुआ है खवातीन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक डिप्रेसिंग, चाहे वो किसी किस्म की भी डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है किसी के लिए, तो अपने आप को पॉजिटिव और काम कैसे रखें, इस पे कुछ आप, एक फाइनल क्वेश्चन है ये मेरा आपसे। देखिए, आप जो हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ घर पे गुजारने का, ठीक है। हम लोग, अगर आप देखें, मैं अपने आप को देखूं, मैं तो कोशिश करता था अपने बच्चों के साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम गुजार सकूं, लेकिन फिर भी काम पे जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक कर रहे हैं, तो एक आपकी लाइफ जो है वो एक रोबोट की तरह चल रही थी। ये जो है ना, आपको एक तरह से अल्लाह मियाँ ने एक मौका दिया है कि आपको सोचें, समझें, अपना गौर व फिक्र करें और इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। आप अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें। मैंने इतनी चीज़ें लर्न की हैं, मुझे पता ही नहीं था। अब मैं एक एक दो दो घंटे बैठ के अपनी 4 साल की बेटी से गपशप मारता हूँ, वो इतनी खुश है कि वे बाबा घर पे हैं और खूब बातें हो रही हैं, ये करें। तो इस टाइम को जो है पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। देखिए ना, आप कुछ वायरस का नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं आप ना, वैक्सीन बनाने के एक्सपर्ट हैं ना, आप ट्रीटमेंट बनाने के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अगर आपको खुदा न खास्ता वायरस लगा भी, तो आपके 99, 98, 99% चांस हैं कि आप रिकवर कर जाएंगे। पहली बात है कि हर एक को वायरस लगेगा नहीं, अगर लगेगा भी आपका 99, 98% चांस रहेगा। तो बस मेरा तो यही मशवरा है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह पे भरोसा रखें, वो सबसे बड़ा बेशक। आपका है। तो बस उसके ऊपर भरोसा, खास मुसलमान होने के नाते जो है आप पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए अल्लाह के ऊपर, कि अगर आपके उसमें ये बीमारी लिखी है, और अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी से मरना भी लिखा है, तो ये तो एक शहादत की मौत है। जो वबा के ज़रिए जो लोग मरते हैं वो तो उनको कहते हैं शहीद है। तो आप बजाय परेशान होने के और इरिटेट होने के लिए कि मैं घर पे क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है। आप कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे से, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें। जो लोग मसरूफ़ थे, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, उनको चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ उनको टीच करें। और अब तो माशाल्लाह इंटरनेट का दौर है, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू ऑनलाइन। तो आप उनको लेक्चर सुने, और रमज़ान है, इसमें तो और भी आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो जितना आप टाइम कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, इबादत करें। पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सकते हैं, टाइम गुजारें। इसको, टाइम को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, बजाय इसके कि टेंशन लेने की, हो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और खुदा के लिए जितना मुमकिन हो सके ये टीवी देखना बंद करें। खुदा, ये जो फजूल ख़बरें, टॉक शो जिसमें लोगों को डरा डरा के इन लोगों ने बुरा हाल किया हुआ है, कोई अच्छी चीज़ देखें, पॉजिटिव चीज़ देखें, कोई दर्स सुने, बजाय इसके कि खबरें सुने 24 घंटे के। जी आज, मुझे तो सच्ची बात है, मुझे पता ही नहीं है। आज किसी ने मुझसे पूछा अमेरिका में कितने केस हो गए, मैंने कहा मुझे नहीं पता। मतलब क्या ज़रूरत है, अगर अगर 1 लाख केस हैं या 3 लाख केस हैं, कि खाम में उसको सुन के और रोज़ाना डेथ्स का सुन सुन के मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे हॉस्पिटल में कितने केसेस हैं और उनकी कंडीशन क्या है, जिसको मैं डायरेक्टली हैंडल कर सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ, और जो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ कितने केसेस हो रहे हैं। वो जो हैं, वो उसको खाली सुन के आपको परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसको, टाइम को जितना पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करें। और ये हो सकता है अल्लाह की तरफ से नेमत हो और आपको दोबारा ये टाइम याद आए कि देखो वो टाइम था और हमने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। चले जी, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ, लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उनको मिल गए, तो अच्छा, बड़ा ये भी जबरदस्त। कभी एक क्वेश्चन आया मेरे पास, अभी आखिरी इंपॉर्टेंट है इसलिए ले रहा हूँ कि वैक्सीनेशन ऑफ बेबीज जो है इसे डिले है इस पेंडेमिक सिचुएशन की, तो उसके लिए क्या करें? वैक्सीनेशन बच्चों की करवाएं कि ना करवाएं, ये सवाल आया है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल करें वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन डिले यानी करने कि की कोई ज़रूरत प्रिकॉशंस लेते हुए, ऑल प्रिकॉशंस लेते हुए आप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, जो क्लिनिक खुले हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह डॉक्टरों ने किया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोगों ने अपने क्लिनिक में रखा हुआ है कि जो भी आता है हम उसका बुखार चेक करते हैं, उसका एक फॉर्म फिल कराते हैं कि भाई आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर उनको एक अदद मास्क देते हैं और फिर वो कमरे में जाते हैं। पेशेंट भी मास्क पहनता है, डॉक्टर भी मास्क पहनता है, ग्लव्स पहने होते हैं हमने, लेकिन हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। ज़ाहिर है लोगों को, किसी को अच्छा, नहीं तो दमा अब है, जो छोटा बच्चा है बिल्कुल, यानी कि इन्फेंट बेबी है, तो उसको क्या करें, उसको प्रिवेंट कैसे करें? यानी मास्क उसको तो नहीं पहना सकते ना? नहीं मास्क तो नहीं पहना सकते, लेकिन उसको डॉक्टर ने जो अगर खुद मास्क पहना हुआ है और ग्लव्स पहने हुए, देखिए उस वायरस से उसको लगने के चांसेस और खुदा न खास्ता
ख़तरनाक मरीज़ होने के चांसेस कम हैं, लेकिन उसको जो दूसरी बीमारियां हैं, जो मीज़ल्स है, मम्स है, रुबेला है, ये है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर उसको उनमें से कोई बीमारी हो गई और फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा या अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, तो उसका तो एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये है कि जो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर प्रॉपर एहतियात है, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क और सब कुछ अगर कर सकते हैं तो बेशक जाएं और बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बीमारियां हों बनस्पत कोरोना वायरस। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद जैदी, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर यूसुफ, आपने भी टाइम निकाला। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। पॉजिटिव बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एक मिथ्स चल रही हैं इधर इस बीमारी को लेके, उसको आपने क्लैरिफाई किया है। तो बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन किया। तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम देने का और साथ देने का। तो बहुत हम अब शुक्रिया। शुक्रिया आप लोग। अपने सेशन को यहीं क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह देखेंगे अभी फ्यूचर के अंदर कि हम शायद आप लोग को दोबारा ज़हमत दें किसी इसी तरह के एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए। इंशाल्लाह। एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, हमारा शो अब हैंड ओवर करने जा रहे हैं हम। अब मैं चाहूँगा